तो अभी तक जो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं उसको एक बार में रिवीजन करेंगे, शॉर्ट रिवीजन करेंगे जितना छोटा से छोटा हो सके। और उस रिवीजन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने उस पैटर्न पे जहां से हम लोग को आगे चलना है। ठीक है। और अभी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं ये जानने के लिए हम लोग अपनी पीडीएफ की फर्स्ट नंबर पेज पे जाते हैं। यहीं से थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, तब तक आपके और दोस्त भी आ जाएंगे और उसके बाद से आगे हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे। देखिए, शुरुआत कुछ जो होती है हम लोगों की जीएस की। सबसे पहले जीएस हमारा क्या क्या पूछेगा, या फिर जीके जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल नॉलेज के नाम से, यूपी पीसीएस जे में उसमें क्या क्या चीजें हमारी आती हैं उसका पूरा क्राइटेरिया जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला जो इसमें पार्ट आता है वो आ जाता है आपका हिस्ट्री। इसके बाद से इसी में हम लोग जियोग्राफी भी कवर करते हैं। जियोग्राफी के बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी को देखेंगे और इंडियन पॉलिटी के बाद हम लोग इंडियन इकोनॉमी को टच करेंगे। और इन चारों से मिलता जुलता जितना भी करंट अफेयर्स है उन सारे करंट अफेयर्स को हम लोग को देखना होगा। हिस्ट्री की बात करें तो तीन हिस्ट्रीज हमें पढ़नी है, एंशियंट, मिडिवियल और मॉडर्न। इन तीन हिस्ट्रीज में एंशियंट वाला पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं, मिडिवियल वाले पोर्शन पे हम लोग अभी चल रहे हैं जिसमें हम लोग को कवर कर। ठीक है। इसका टाइम टू टाइम आपका सिनॉप्सिस भी बना करके जो दिया जाएगा, इससे कि आपके पूरे पूरे जितने सिलेबसेस हैं आपके फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। कई सारे ट्रिक्स से, कई सारे सिलेबस से, कई सारे स्टडी मटेरियल से आप लोगों को ये सारी चीजें इतनी बार बता दी जाएंगी कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन है आप उसको आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसमें स्टार्टिंग अगर हमने करी है तो स्टार्टिंग हमने कहां से करी थी। स्टार्टिंग हमने करी थी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से। प्राचीन भारत का इतिहास हमारा सबसे पहले शुरू हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। हालांकि इसके पहले भी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सारे जितने पाषाण कालीन व्यवस्थाएं हैं उनको हम लोग देखते हैं। लेकिन क्योंकि आपके पीसीएस में इनमें से क्वेश्चंस न के बराबर आते हैं, इसलिए उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करके आगे बढ़ जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां से क्वेश्चंस आपके सबसे ज्यादा आते हैं। अब ये देखिएगा, जो जो पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उन पोर्शंस को हम लोग उतना ही ज्यादा उस हिसाब से टाइम देते जाते हैं ताकि उतने काम आपके कंप्लीट हो। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की जाए तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच का जो कालक्रम है, जो समय है, इसको हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड मानते हैं, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता शुरू होती है। अब इसमें खोज किसने करी थी? जैसे सबसे पहली खोज आप देखते हैं तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज करी थी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। फिर 1922 में हम देखते हैं तो राखाल दास बनर्जी जो कि खोज करते हैं मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब मृतकों का टीला है। कहां से क्या क्या चीजें पाई गई, ये सब कुछ पूरा प्रॉपर वे में पूरा पीडीएफ बना करके आपको प्रोवाइड किया जा चुका है और इसमें आपकी क्लासेस भी रेडी है जो आप एप्लीकेशन से देख सकते हैं। इसके बाद से हम लोग आ जाते हैं वैदिक पीरियड, जिसे हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब इसी वैदिक काल के अगर समय की बात की जाए तो ये आपका शुरू हो जाता है 1600 से 1500, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 1000 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट इसको हम लोग बोल रहे हैं। और दूसरा पार्ट इसका स्टार्ट होता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, ये दूसरा पार्ट है इसका। अब इसको दो पार्ट में क्यों बांटा गया? दो पार्ट में बांटने के पीछे का रीजन है क्योंकि सबसे पहले जो वैदिक काल स्टार्ट होता है इसमें हम ऋग वैदिक काल देखते हैं। जिस समय में ऋग्वेद की रचना होती है, जिस समय में हम लोग ऋग्वेद की स्टडी करते हैं, भारत का क्या दुनिया का सबसे पुराना जो ग्रंथ, सबसे पुराना वेद जिसे हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं, जो कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच का समय है। इस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कर्म के आधार पर बनाए जा रहे हैं। इसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है, इसे हम पोस्ट वैदिक एरा के नाम से जानते हैं। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये हमारा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का कालक्रम कहा जाता है। ठीक है। अब पोस्ट वैदिक एरा में हम क्या देखते हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं कर्म आधारित थी ये सब कुछ वंशानुगत हो गई, वंश के आधार पर चीजें चलने लग जाती। ठीक है। इसकी बहुत सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं इसका, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस में देकर के आगे पढ़ रहा हूँ ताकि कहां तक हम पहुंचे वो समझ सकें। इसके बाद हम देखते हैं बौद्ध और जैन के बारे में, बौद्ध और जैन धर्मों के बारे में। जैसे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग ऋषभ देव से शुरू करते हैं जो सबसे पहले तीर्थंकर। इसके बाद से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ये तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिनको हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में एक ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, जिनका नाम गौतम बुद्ध है।
और गौतम बुद्ध आगे जाकर के जिस बौद्ध धर्म को संचालित कर रहे हैं, वो बौद्ध धर्म आगे जाकर के दो पार्ट्स में हीनयान और महायान में बढ़ जाता है। हीनयान और महायान में बढ़ जाता है। बाद में जाकर के वज्रयान शाखा भी बन जाती है, जिससे अम्बेडकर जी अपने आप को रिलेट करते हैं। वो आगे है आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। जैन धर्म की बात की जाए, ये भी आगे जाकर के दो पार्ट में बढ़ता है, स्थूलभद्र और भद्रबाहु के नेतृत्व में। ठीक है, भद्रबाहु दिगंबर शाखा का नेतृत्व करते हैं और स्थूलभद्र जो है श्वेतांबर जो है इनकी शाखा उसका नेतृत्व करते हैं। ये हम देखते हुए आगे चलेंगे तो 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे। और इन 16 महाजनपदों का नाम हमने पूरा पूरा याद कराया था, अभी इसको बहुत लंबा हम नहीं खींचेंगे, लेकिन इसमें से जो मगध है, मगध के उत्कर्ष को लेकर के या फिर मगध से लेकर के हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो वंश ये हर्यक वंश या हर्यक डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। अब हर्यक वंश की शुरुआत होती है बिंबिसार से, और बिंबिसार का बेटा है अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा है उदयन। एक चीज कॉमन है इन लोगों के बीच में, ये सभी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पाते हैं। इस वजह से हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इन्हीं वंशों में आगे बढ़ते हुए हमें एक वंश दिखाई देता है जिसे हम नंद वंश के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत महापदम नंद करते हैं, जिनका बेटा घनानंद, और घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य सामने आते हैं, और वहीं से शुरुआत होती है मौर्य वंश की, यानी एक केंद्रीकृत सत्ता की, जिसे हम सेंट्रल पावर कह सकते हैं। अखंड भारत का निर्माण होता है। और फिर जब मौर्य वंश धीरे धीरे आगे जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार होते हैं, और बिंदुसार का बेटा अशोक, जो कि अशोक महान कहलाता है, क्योंकि वो भी पूरे भारत के अगर सीमा विस्तार की बात की जाए तो जितनी सीमा विस्तार अशोक के समय में हुई उतनी आज तक नहीं हुई। ये चीजें क्लियर हो। और फिर दोबारा से हम देखते हैं कि मौर्य वंश का डिक्लाइन होता है, वृत्रथ की हत्या हो जाती है, फिर उसके बाद नए वंश आते हैं, कई सारे वंश आते हैं। अब एक एक करके हम लोग उसकी डिटेल बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो एंशिएंट का पार्ट है, लास्ट में हम देखेंगे सेंट्रल पावर दोबारा से हमें गुप्त वंश में आ जाती है, दिखाई देती है। और फिर गुप्त वंश के टूटने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज बन जाते हैं, और सबसे लास्ट में हमें पुष्यभूति वंश दिखाई देता है हर्षवर्धन का, जहां पे हमें सेंट्रल पावर सबसे आखिर में प्राचीन भारत में दिखाई देता है। सेंट्रल पावर मतलब केंद्रीकृत सत्ता। इससे पहले केंद्रीकृत सत्ता नहीं दिखाई देती है भारत में, सभी छोटे छोटे कबीले छोटे छोटे आर्ट्स में छोटे छोटे राज्यों साम्राज्यों में बटे हुए रहते हैं। ये पूरा क्लियर। पुष्यभूति वंश जो ही हम लोगों ने कवर किया, इसके बाद हम लोग आ गए मध्यकालीन भारत के इतिहास। अब मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम दो पार्ट में इसको बांट ले रहे हैं। एक है पूर्व मध्यकाल का इतिहास, इसमें हम देखते हैं राजपूतों का उदय। इनमें कौन कौन से परमार है, कौन कौन से आपके क्षत्रिय राजवंश है जो कि पूरे भारत पर शासन करते हैं। और धीरे, क्योंकि ये सेंट्रल पावर नहीं एस्टैब्लिश कर पाए, कभी भी राजपूत कोई भी सेंट्रल पावर नहीं एस्टैब्लिश कर पाए, इसका मतलब क्या है, ये क्षेत्रों में बटे रहते थे, अपने साम्राज्य को एक लिमिट में ही रखा करते थे, और लिमिट में रखा करने की वजह से इनकी पावर कहीं ना कहीं कवर होती चली गई और बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाई। ये हम लोग देखते हैं। और फिर आगे हम देखेंगे इसी में ही पूर्व मध्यकाल के ही आगे मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है। यहां से शुरुआत हमारे क्वेश्चंस की होती है, क्योंकि जितने क्वेश्चन आपके आएंगे यहीं से आएंगे मध्यकालीन भारत, जहां पे क्वेश्चन आपके कौन कौन से पूछे जाते हैं ये हमने शुरू कराया था, जो कि पीडीएफ। इसकी शुरुआत होती है सबसे पहला भारत पर अरब आक्रमण, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अरब यानी कि अरब से आया था ये अगर हम लोग मैप में देखें तो अरब आपको कुछ इस पोजीशन में दिख जाएगा। ये आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका महाद्वीप। ये आपका अरेबियन पेनिनसुला, जिसको अरब प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। अरब प्रायद्वीप में हम देखेंगे तो ये आपका सऊदी अरब, और यही सऊदी अरब के एक पोर्शन से हम देख रहे हैं कि यहाँ से शुरुआत हो। ठीक है, कितना पूरा हो। अब आगे हम देखें, जब सबसे पहला अटैक हो रहा है मोहम्मद बिन कासिम का, तो मोहम्मद बिन कासिम का अटैक 712 ईस्वी के आसपास होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक आक्रमणकारी के रूप में अटैक करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आक्रमण करने के इंटेंशन से भारत की तरफ कूच करते हैं, यानी आक्रमण करना है, जितना भी कुछ लूट का धन मिले लूट का धन लेकर के चले जाना। इतना पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है। फिर इनके समय में राजा कौन था, तो सिंध के राजा थे उस समय ताहिर सेन। तो ये आपका क्लियर हो जाता है एक क्वेश्चन। सबसे पहले भारत पे सबसे पहला अरब आक्रमणकारी कौन था, ये थे मोहम्मद बिन। सबसे पहला भारत पर अरब आक्रमण कब हुआ, 712 ईस्वी। सबसे पहले अरब आक्रमण के समय भारत में सिंध के राज पर कौन सत्ताधीन था,
तो वो हमारे राजा ताहिर सेन थे, जिन्हें हम राजा ताहिर के नाम से जानते। लेकिन राजा ताहिर को इसने पराजित पूरी तरीके से नहीं कर पाया, किसी भी हिंदू शाही राजा को कोई भी अरब आक्रमणकारी पराजित नहीं कर पाया था। लेकिन तुर्कों का जब आक्रमण यहाँ पे शुरू होता है, तुर्क, वहीं पे आप तुर्क देखेंगे थोड़ा सा और ऊपर, कॉन्स्टेंटिनोपल जो दिखाई देता है, अब तुर्कीये के नाम से जाना जा रहा है, करंट भी अगर हम लोग इश्यू करें तो तुर्कीये के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, अब तुर्कों के आक्रमण में गजनवी वंश का संस्थापक है अलब्तगीन, इन्हीं के दामाद है सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन की खासियत यह है कि ये सबसे पहला ऐसा आक्रमणकारी है जो राजा जयपाल को पराजित कर रहा है, यानी कि किसी हिंदू शाही राजा को पराजित कर रहा है। और फिर इन्हीं का बेटा महमूद गजनवी जो 17 बार सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता है। इसके पीछे हमने एक रोमिला थापर का बुक था, उसके बारे में पूरा बताया था, वही मैपिंग यहाँ पे है, वो क्लास आप लोग देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट टाइम में कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है महमूद गजनवी के अटैक को लेकर के, और ये प्रेजेंट टाइम में रिलेवेंट क्यों है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछता है जो कि आपके यूपी पीसीएस से अक्सर रिलेट करता है कि महमूद गजनवी के शासन में या फिर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सौराष्ट्र का शासक कौन? सौराष्ट्र यानी कि गुजरात प्रेजेंट टाइम, ये थे भीम प्रथम। ठीक है, आगे हम देखें, गुलाम वंश की शुरुआत होती है। अब यहां से हमारे क्वेश्चंस की शुरुआत होती है। गुलाम वंश की शुरुआत क्यों? गुलाम ही क्यों? क्योंकि इन्हें खरीदा जाता था। प्रेजेंट टाइम में जानवरों को हम लोग परचेज करते हैं, उस समय में जानवरों की परचेजिंग की जाती, इंसानों की परचेजिंग की जाती, इंसानों को खरीदा जाता था और उनसे जिस भी प्रकार का काम लेना होता था काम लिया जाता था। और ऐसा ही गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक आता है जो मोहम्मद गौरी का गुलाम। मोहम्मद गौरी जब भारत आकर के आक्रमण करता है तो अपने गुलाम को यहाँ का राजा बना करके चला जाता है। गुलाम जो सबसे पहला आ रहा है ये कुतुबुद्दीन ऐबक दिखाई दे रहा है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जिस वंश की स्थापना कर रहा है उसमें गुलामी, ये गुलामी से होकर के आता तो गुलाम वंश से उसका नाम रख दिया, स्लेव डायनेस्टी के नाम से हम इसे जानते हैं। इन्हीं को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है क्योंकि लाखों का ये दान करते थे। इन्होंने ही सबसे पहले कुतुब मीनार की नींव डाली थी, लेकिन उसको पूरा इल्तुतमिश ने कराया। ये इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, गुलाम भी था। ठीक है, और इनका गुलाम होने के साथ साथ ये जब इनका दामाद था तो इसको पूरी सत्ता मिल गई। और राजा यानी कि सुल्तान बनने से पहले ये ग्वालियर का इक्तेदार हुआ करता था। यहीं पे लिख दे रहा हूं अगर, ये ग्वालियर का इक्तेदार हुआ करता था। इक्तेदार का मतलब समझते हैं आप? इक्तेदार का मतलब जैसे अगर आप, एक होते हैं जमींदार, एक होते हैं इक्तेदार। जैसे सामंत आप देखें, जमींदार का मतलब रियल ओनर ऑफ द लैंड, जो जमीन है उसके वास्तविक स्वामी। लेकिन जब इक्तेदार की बात करते हैं तो इक्तेदार का मतलब होता है जो उसका रियल ओनर नहीं, जो सिर्फ वहां से रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता है, जो सिर्फ और सिर्फ वहां से लगान वसूली करता है और ले जाकर के राजा को सबमिट कर देता है, इसे हम इक्तेदार बोलते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में आप राज्यपाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और पुराने समय में आप सामंतों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इक्तेदार ये इल्तुतमिश था जो ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में था। और जब इन्हें राज्य सत्ता सौंपी गई तो ये वापस आते ही, मतलब जब भी तुरंत ही डेथ होती है तो ऐबक की चौगान खेलते हुए, ठीक है, तो ये आते ही सबसे पहला काम करते हैं कि एक चांदी का टंका छपवाते हैं। चांदी का टंका, चांदी का सिक्का, उस पर रजिया सुल्तान की मोहर बनवाते हैं। रजिया इनकी बेटी थी और रजिया सुल्तान को अपना लीगल हेयर यानी कि अपने वास्तविक उत्तराधिकारी, वैदिक उत्तराधिकारी घोषित करके ये आगे प्रोसीड करते हैं कि जब भी ये मरे तो रजिया सुल्तान को गद्दी मिले, क्योंकि रजिया काबिल थी इसके। इसके बाद से हम तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश को देखेंगे। बीच में भक्ति और सूफी आंदोलन आएगा, ये वाला पोर्शन अभी बचा हुआ है। और विजयनगर साम्राज्य जो हम आज ही स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आज का टॉपिक। इसके आगे हमने क्या क्या पढ़ लिया, बस एक रेफरेंस देते हुए चले जाएं तो आपका आज का पोर्शन जो है, आज की क्लास जो है बहुत बेहतरीन होगी। बस इतना समझ सकते। मुगल साम्राज्य हम इसके बाद पढ़ेंगे, जब सबसे लास्ट में हम लोधी वंश को देखते हैं। और मुगल में बाबर जो कि फरगना का शासक था, इनका बेटा हुमायूं। फिर सूरवंश की बीच में एंट्री होती है शेरशाह सूरी के द्वारा, और सूरवंश को वापस से पराजित करके दोबारा से जब हुमायूं सत्ता संभालते हैं, फिर एक साल के लिए 1555-56 में उनकी डेथ हो जाती है, तो अकबर को सत्ता पर बैठाया जाता है। और अकबर के बाद फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एंड सो ऑन, यानी कि 1857 तक हम देखते हैं कि पूरा जो हमारा पोर्शन है ये मुगल डायनेस्टी के रूप में ही जाना जाता है। अब शुरू करते हैं कि यहाँ से डिटेल में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये हमने शुरुआत कहाँ से करी, ठीक है, ये सारा कुछ। अभी इसके अलावा हमने नोट्स भी आपको, जैसे हिस्ट्री का नोट्स पूरा डिजिटल में हमने प्रोवाइड कर दिया है,
उसको अगर आप पढ़ेंगे तो एक एक चीजों की डिटेल में, मतलब लगभग 70-75 पेज का आपका पूरा पीडीएफ है। उसको पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारी चीजों की डिटेल नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, आगे देखें। जब हम लोगों ने प्राचीन इतिहास शुरू किया, या फिर हम मध्यकालीन इतिहास शुरू कर रहे हैं, या आगे हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे, तीनों में सबसे पहली क्वेश्चन जो आपका उठता है कि एविडेंस क्या है। आप लोग लॉ के विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले आप साक्ष्य मांगेंगे। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो लोग आप पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हर एक चीज प्रूफ, कानून प्रूफ पे चलता है, दुनिया भी प्रूफ पे चलती है, आपको साबित करना पड़ता है। तो जब प्राचीन, जैसे हमने प्राचीन इतिहास पढ़ा था, उसमें कई सारे सबूत हमने देखे थे, कौन कौन से अवशेष मिले, कहाँ पे किन किन इतिहासकारों ने खुदाई करी, आर्कियोलॉजिस्ट कौन कौन से थे। उसी तरीके से मध्यकालीन भारत के भी कुछ इतिहास मिलते हैं, कुछ हमें एविडेंसेस मिलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साहित्यिक साक्ष्य, यानी लिटरेचरल एविडेंसेस। इन साहित्यिक साक्ष्य में सबसे पहले हम फारसी और अरबी साहित्य की अगर बात करें तो इसमें आ जाता है तारीख उल हिंद। अब क्वेश्चन आपके कहां से आते हैं? आपका सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक किताब है जिसे अलबरूनी ने लिखा है? यहीं से इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग देखते भी होंगे। अलबरूनी की किताब तारीख उल हिंद बहुत ज्यादा पॉपुलर है, नाम बदल के कभी कभी किताब उल हिंद के नाम से पूछ देता है तो भी आप आंसर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज, अलबरूनी ये भारत कब आया था? तो अलबरूनी आया था जब मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता। मोहम्मद गजनवी कौन? अलब्तगीन का बेटा। अलब्तगीन कौन? सॉरी, सुबुक्तगीन का बेटा। सुबुक्तगीन कौन? ये अलब्तगीन का दामाद, यानी गजनी वंश का जो संस्थापक है, फिर से रिलेट करिएगा, ये कौन है? सबसे पहले अलब्तगीन है, उनका बेटा सुबुक्तगीन, और उनका बेटा जो आ रहा है ये मोहम्मद गजनवी है। उसके आक्रमण के समय में अलबरूनी उनके साथ में आता है और यहाँ किताब उल हिंद की रचना करता है, और ये बताता है कि भारत में सबसे पहले अगर किसी हिंदू शाही राजा को पराजित किया जा रहा है तो मोहम्मद गजनवी कर रहा है, जिसका नाम जयपाल। ठीक, ये चीजें हमें वहां से एविडेंस। ये जयपाल आपको भारत में सिंध के ही आसपास में राजा दिखाई देंगे। एक्चुअल अगर देखें तो पंजाब के साइड में उनकी जो डायनेस्टी हुआ करती थी वो वहां पे फिर इनका जो अटैक होता है अरब से, उधर से अटैक करते हुए इनको हरा के फिर आगे चले जाते। आगे देखें, अरबी और फारसी भाषा का ज्ञाता था और 11वीं शताब्दी में हिंदुओं के साहित्य विज्ञान का सजीव वर्णन ये लिखा। काफी है, जिस समय हमने क्लास लिया था काफी देर तक समझाया था क्योंकि इंपॉर्टेंट था, याद करना था। लेकिन अभी आप एक रिव्यू लें तो ये क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कहां से आते हैं। अभी हम लोग सब देखेंगे क्वेश्चन कहां से। दूसरी चीज, चचनामा रचना किसने की थी? चच ने की थी। किस भाषा में? तो अरबी भाषा। ये पूरा आया हुआ क्वेश्चन है, आप किस भाषा में चच नामा की रचना किस भाषा में की गई? अरबी भाषा में। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन। इसकी रचना किसने की? आज तक नहीं पूछा गया है, क्योंकि चच एक नाम तो आता है लेकिन इसके भी एविडेंसेस बहुत कम है कि चचनामा को चच ने लिखा। इसके बाद ताजुल मासिर। ताजुल मासिर की बात कीजिए, हसन निजामी ने इसको लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तारीखे फिरोज शाही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको बर्नी ने लिखा है, और बर्नी मध्य भारत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इतिहासकारों में एक माना जाता है। बर्नी के बहुत सारे स्टेटमेंट है, बारी बारी से हम लोग कोट करेंगे। बस यहाँ इसकी किताब की बात की जाए तो ये तारीखे फिरोज शाही लिखते हैं, और तुगलक वंश जो शुरू होती है उसके बारे में पूरी डिटेल ये देते हैं। आगे देखें, इसके बाद फुतुहात फिरोज शाही जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जैनुल अखबार की बात की जाए तो महमूद गजनवी के समय में अभी सईद लिखता है, इसके कभी कभी क्वेश्चन देखे जाते हैं, 2-3 साल में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये हिस्टोरिकल एविडेंसेस के क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं, इस वजह से इसको पूरी डिटेल में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर उसके बाद हम आगे देखें, यहाँ पे एक और आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा किताबुल रहला। ये अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को से आया था, जिसका नाम इब्न बतूता था। इसने लिखा था किताबुल रहला। 1333 में भारत आया, 1342 तक यहाँ पे रहा। इसके बाद यहाँ से इसे चीन राजदूत बना करके भेज दिया गया था। किसने भेजा था ये सब कुछ हम लोग आगे देखेंगे पूरे बुलेटिन। ठीक है, आगे हाँ देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य में भी इनकी एंट्री होती है, सब कुछ देखेंगे इब्न बतूता। अभी आगे देखेंगे। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आप कहा जा रहा है, अमीर खुसरो का खजान और फतुह और फतवाए जहांदारी, जो कि बर्नी दोबारा से लिखता है, जिसको हम देखेंगे क्लियर। फिर 1206 से लेकर के 1526 का टाइम हम देखते हैं कि मुस्लिम शासन का युग दिखाई देता है। हालांकि इसके बाद हम देखेंगे कि आगे फिर हिंदू शाही राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, और सिर्फ जितने भी शासक हैं सेंट्रल पावर के रूप में तो आपका मुगल सल्तनत चल रही है। इसके अलावा भी जितने भी राजा महाराजा या फिर मुगल बादशाह हैं, यही सब दिखाई देते हैं, सुल्तान ही दिखाई देंगे। ये हम लोग देखो आगे देखें। 5 वंशों को हम डिटेल में इसी तरीके से हमारी क्लास चलती है, जैसे आपने देखा कि मतलब लगभग 1 महीने की क्लास हमने अभी तक कवर कर दिया।
एक महीने की जो प्राचीन इतिहास वाली थी वो तो कवर हो चुकी है, उसको तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बाकी का जो एक महीना अभी इसमें चला है वो भी आपके लगभग 5-6 मिनट में कवर हो गया। अब इन 5 डायनेस्टी को हम लोग 5 फिंगर अप्रोच से पढ़ेंगे। सबसे पहले गुलाम वंश, जो कि हम लोग देख ही चुके हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। खिलजी वंश इनके बाद में आता है। तुगलक वंश, जो कि सबसे ज्यादा बर्बर अगर किसी राजवंश की बात की जाए तो तुगलक वंश। इसके बाद से सैयद वंश बीच में एंट्री होती है, और फिर लोधी वंश जो सबसे अधिक समय तक हमें दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। और इसके बाद इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा करके बाबर आएंगे 1526 ईस्वी में। उसके बाद से मुगल सल्तनत की शुरुआत होगी, और यहां से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे मेन क्वेश्चन दिखाई देंगे। लेकिन वहां से यहाँ के बीच में हम ये जंप कैसे मारे, तो इस वजह से ये 5 डायनेस्टीज को हमें थोड़ा थोड़ा कोट करना पड़ेगा, तो कोट करते जाते हैं और फिर दक्षिण भारत के राजवंश को हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कुछ विदेशी यात्री हैं जो इनके बारे में डिटेल बताओ। ये 5 राजवंश हैं, जिनमें से अलबरूनी कॉलेज में से आया था, क्या लिखा था, इब्न बतूता, इनके बारे में किताबुल रहला। मार्को पोलो, ये दक्षिण भारत के सामाजिक जानकारी के बारे में बताता है, वेनिस का निवासी था। तो देखेंगे 13वीं शताब्दी में आ रहा है, यानी कि 1200 समथिंग के आसपास। और उस समय तक भारत के समुद्री रास्तों की खोज नहीं की गई, क्योंकि 1498 में आप देखेंगे कि खोज की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा भारत के समुद्री रास्तों की। लेकिन मार्को पोलो भारत आ रहा है, वेनिस से आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत और यूरोप के बीच में कनेक्टिविटी थी। इसी वजह से दर्शन का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन सिर्फ दार्शनिक लोग ही आ रहे हैं, सिर्फ जितने इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज हैं वो ही भारत आ रहे हैं और यहां से ज्ञान को लेकर के जा रहे हैं। ठीक। इसके बाद हम अब्दुल रज्जाक के बारे में देखेंगे, जो विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय, जो कि सबसे समृद्ध और सबसे पावरफुल शासक के रूप में देखा जा रहा है, इसको हम आज पढ़ेंगे फिर से, देवराय द्वितीय के बारे में। और फिर आगे हम देखें तो निकोलो डी कांटी देखेंगे, जो इटली से आया था। फिर उसके बाद डोमिंगो पायस पुर्तगाल से आया था, कृष्णदेव राय के शासन में। ये सभी कुछ हम लोग आज दोबारा से कोट करते हुए देखते जाएंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर पुरातात्विक साक्ष्य में हमने कुछ चीजों को कवर किया था, जो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर बेस पे था, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फिर उसके बाद से 5 वंशों में हमने सबसे पहले गुलाम वंश की शुरुआत कर दी थी, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, और इसी गुलाम वंश को हम लोग ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। ममलूक मतलब कि माता पिता से उत्पन्न हुआ दास, मतलब जो पैदाइशी दास है, पैदा ही हुआ दास बनकर, वो सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आया है, वो किसी न किसी का गुलाम बनने के लिए आया है। इस वजह से इसे ममलूक बोला गया। लेकिन आगे हम इसे इलबरी वंश के नाम से भी जानेंगे। इलबरी इस वजह से क्योंकि जो इनका दामाद था, ये इनका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, जिसे इल्तुतमिश जान रहे हैं, तो इल्तुतमिश इलबरी वंश से आता था। इलबरी जनजाति थी ये, इस वजह से इसे इलबरी वंश भी कहते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ये पूरा क्लियर? तो आपसे 3-4 क्वेश्चन यहां से। सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना कब की गई? 1206 ईस्वी। दूसरा क्वेश्चन, इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तीसरी चीज, ममलूक वंश के नाम से कौन सा वंश जाना जाता है? गुलाम वंश जाना जाता है। दूसरी चीज, माता पिता से उत्पन्न हुए दास, ये किस वंश के बारे में जस्टिफाइड स्टेटमेंट है? ये हमारा ममलूक वंश या फिर गुलाम वंश से रिलेटेड। ये क्वेश्चन यूपीएससी के आसपास में आपसे प्रीलिम्स के लेवल पे कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज आपके क्वेश्चन 2-3 में स्टेटमेंट मिला देंगे, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, ऐसे करके आपके यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद इलबरी वंश से क्वेश्चन आपका पूछता है कि कौन सा गुलाम वंश का शासक जो कि इलबरी जनजाति से संबंध रखता था? ये थे हमारे इल्तुतमिश। ये हम देखें, लेकिन इतिहासकार इसको बहुत ज्यादा नहीं मानते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, अभी तक नहीं पूछा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करी जाए तो पहला क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे पहले स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सी उपाधि धारण की थी? सुल्तान। अब सुल्तान की उपाधि अब से स्टार्ट हो रही है, सुल्तान की उपाधि। अब ये सुल्तान ही चलेंगे पूरा पूरा, और ये सुल्तान चलते चले जाएंगे आपके लास्ट में टोटल लोधी वंश। फिर उसके बाद से जब मुगल आएंगे तो वो बादशाह की उपाधि लेंगे, फिर वो बादशाह बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अभी देखेंगे और सारे डायनेस्टीज में, तो हम लोग राजा को राणा के नाम से जानते हैं जब हम लोग मेवाड़, चित्तौड़, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि राजा और राणा में अंतर है। जैसे महाराज, फिर सम्राट और बादशाह, और इसमें आपके सुल्तान है, इनमें अंतर है। आगे बढ़े धीरे धीरे क्या क्या कवर है। ठीक है, फिलहाल में बस इतना जानिए, राजा का मतलब महाराज होता है, राणा का मतलब प्रधानमंत्री होता है। इन्होंने हमेशा अपने आप को प्रधानमंत्री ही कहा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप। ये राणा का मतलब प्रधानमंत्री, अपने आप को ये प्रधानमंत्री मानते थे कि हम लोग संरक्षक हैं, हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश करते थे। था मोनार्की, यानी राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश करते थे, लेकिन था इनका राजतंत्र। ये बात ध्यान रखें। ठीक है,
इसी तरीके से हम दक्षिण भारत में अगर कहें या महाराष्ट्र में मराठा की जाए तो मराठा के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे इन्हें हम पेशवा जानते थे। इन्होंने हमेशा अपने आप को पेशवा कहा। पेशवा मतलब ये उनके प्रधानमंत्री हैं। कभी इन्होंने अपने आप को राजा महाराजा कहलवाने की कोशिश नहीं की, लेकिन था पूरा पूरा राजतंत्र ही। लेकिन इनकी एक एलिट क्लास बनी हुई थी जिस वजह से ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैनेज करते थे, जिसे हम लोग गणतंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक, कुछ कुछ चीजें आपकी पॉलिटी भी क्लियर होगी। गणतंत्र, राजतंत्र और प्रजातंत्र, इन तीनों में अंतर क्या है, इनमें हम अंतर देखेंगे। हालांकि एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसका पूरा चैप्टर था, लेकिन अभी हम इसको कवर करें। दूसरी चीज, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कि मोहम्मद गौरी का गुलाम, गौरवंश। लाख बख्श के नाम से ये क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस में ही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक राजा है जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर? इसके अलावा इन्हें हम पीर बख्श और पीर बख्श और कुरान बख्श के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद से हम आराम शाह के बारे में देखेंगे, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे अयोग्य शासक के रूप में जाना जाता है, और इल्तुतमिश इसको पराजित करके इसकी गद्दी पर बैठ जाता है। अभी तक देखिए क्या, जो भी काबिल है उसको माना जा रहा है कि गद्दी पर बैठेगा। अभी तक वंशानुगत व्यवस्था नहीं की गई। वंशानुगत व्यवस्था नहीं की गई है मतलब कि वंश आधारित कोई भी व्यवस्था नहीं है। राजा का बेटा राजा होगा ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है। जो भी योग्य होगा वही शासन संभाल लेगा, ऐसा कहा जाता है। ठीक, इसी वजह से जब आराम शाह को पराजित करते हैं, इल्तुतमिश आते हैं, ठीक है, अपने सत्ता को स्थापित करते हैं। लेकिन इल्तुतमिश के बाद से अब ये पूरी चीजें वंशानुगत हो जाएंगी। अब इल्तुतमिश कहेंगे कि हमारा बेटा ही राजा बने, बेटा या बेटी, क्योंकि उनकी बेटी रजिया सुल्तान थी, जिसको ये बहुत ज्यादा मानते थे, इस वजह से उनको इन्होंने राज सत्ता सौंपी। अब शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो 1210 से 1236 तक आ रहा है, ये इलबरी जाति का था। हमने पहले ही बताया, इलबरी वंश, इलबरी जाति, इस वजह से इसे इलबरी जाति का शासन या फिर इलबरी वंश का शासन भी कहा जाता है। ये पूरा आपका था। सुल्तान का पद इन्होंने वंशानुगत कर दिया, वंश पर आधारित चलने लगा। और ग्वालियर का ये इक्तेदार था। सबसे पहले हमने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें ग्वालियर का इक्तेदार नियुक्त किया था, और ग्वालियर से आते ही इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, चांदी का एक टंका चलाया, जिस पर रजिया सुल्तान की फोटो इन्होंने छपवा दी थी। पहला, दिल्ली में जो गुलाम वंश का या फिर तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक माना जा रहा है, ये इल्तुतमिश ही। कुतुबुद्दीन सिर्फ 4 साल रहा था, उसके बाद से डेथ हो गई। लेकिन इल्तुतमिश जो है ये पूरी तरीके से शासन व्यवस्था को इतना कवर कर दे रहा है कि केंद्रीकृत सत्ता, अभी तक जो आपको दिखाई दे रही है, केंद्रीकृत सत्ता बना ले रहा है। यानी सेंट्रल पावर के रूप में दिल्ली पे जो बैठा वो ही पूरे भारत का राजा है, ऐसा कहने वाला सबसे पहला सुल्तान इल्तुतमिश आ रहा है। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे बगदाद के खलीफा को घोषणा पत्र के द्वारा इनको क्या है, सुल्तान आजम की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। खलीफा आप लोग जानते होंगे। हिंदू और मुस्लिम धर्म में एक बहुत बड़ा अंतर है। हिंदू धर्म में हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन ये मुस्लिम धर्म में कभी नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता, जस्ट बिकॉज ब्रह्म का मतलब ईश्वर, ईश्वर का मतलब अल्लाह, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं हो सकता है, ऐसा इस्लाम कहता है। उनके भेजे हुए जो दूत थे, इनका नाम था पैगंबर मोहम्मद, जिन्हें प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से जानते हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद जो यहाँ पे इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं, इसके बाद से इनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उन्हें हम लोग खलीफा के पद से जान रहे हैं। खलीफा का पद समाप्त हो चुका है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन फिर भी हर समय में एक खलीफा रहा करते थे, और उन खलीफा ने इनको उपाधि दी थी। तो इसको आप थोड़ा इंपॉर्टेंट रखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक। एक और स्टेटमेंट आया था, अन अल हक। अन अल हक पे बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, उठेगा अन अल हक का नारा। ये कश्मीर फाइल्स में एक जो सॉन्ग है वो उसी पे बहुत ज्यादा, एक्चुअली फैज अहमद फैज का ये लिखा हुआ गजल है, जिसपे लेकर के बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होता है। थोड़ा सा बस इधर जा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स द हिंदू के आए हुए थे, इस वजह से। अन अल हक का मतलब अहम ब्रह्मास्मि ही होता है, जो कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म से लिया गया है, और ये सूफी विचारधारा के लोगों ने इसको पॉपुलर किया था। लेकिन सूफी विचारधारा के इस विचार को कब इस्लाम की विचारधारा बना दिया गया, और इस्लाम के लोग झंडा लेकर के इसका विरोध करना शुरू कर दिए, और जो हिंदू वाले लोग हैं वो लोग इसका विरोध करना शुरू कर दिए कि मतलब कि अनल हक मतलब अल्लाह है का मतलब मैं ही अल्लाह हूँ, अल्लाह का ही शासन चलेगा, ये गलत है। और वो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये सही है। हालांकि ये दोनों लोग बेवकूफ हैं, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है अनल हक का मतलब अहम ब्रह्मास्मि, ये आप ही का कॉन्सेप्ट है। और मुस्लिम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट इस्लाम में कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को भी, किसी मनुष्य को अल्लाह के बराबर नहीं माना जा सकता। लेकिन उल्टा उल्टा लड़ रहे हैं नॉलेज की कमी की वजह से। अच्छा खासा आर्टिकल था इसमें,
और उल्टा उल्टा इन लोग मतलब उसका पक्ष उल्टे वाले रख रहे हैं, इनका पक्ष उल्टे वाले रख रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें चल रही है। ये बहुत विवाद हुआ था कश्मीर फाइल्स मूवी के संबंध में, उसे बैन करने की बात हुई थी। इवन आप जब इसराइल का एक जब वहां से एम्बेसडर आया था उसने भी कहा था कि ये बड़ी ये बहुत सारे मतलब भद्दे वर्ड यूज किए थे, जिसको लेकर के इसराइल ने माफी मांगी थी इंडिया से। सब कुछ खैर कॉन्सेप्ट उस समय बहुत चर्चा में था, आपकी मेंस राइटिंग में तो नहीं, लेकिन अगर आप कभी यूपीएससी की राइटिंग करेंगे तो इसमें ये सारे क्वेश्चन जरूर धार्मिक आस्पेक्ट लेकर। चलिए, हमें तो पैरेलल और लगभग बैलेंस वे लेकर के चलना है, क्योंकि आपको आगे जज बनना है। और जज का जो भी स्टेटमेंट होता है लास्ट में जस्टिफाइड होता है, कई सारे जस्टिफाइड होता है, मतलब अच्छे खासे कई सारे पेजेस में लिख करके आप ये बताते हैं कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया। ठीक है, चलिए रजिया सुल्तान की बात कर लेते हैं। 1236 से 1239 बहुत ज्यादा समय तक नहीं रुक पाई। उसके पीछे का वजह ये था कि ये महिला थी, सिर्फ और सिर्फ इतनी सिंपल सा रीजन कि एक महिला थी, इस वजह से इनको कभी भी ये नहीं एक्सेप्ट कर पाए लोग कि ये राजा बनेंगी या फिर ये सुल्तान का पद धारण कर पाएंगे। और सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे एक वर्ड लिखा जाता है, एक शब्द जो कि मिन्हाज ने लिखा है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। और रजिया के सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए थे, लेकिन बाद में इसकी हत्या कर दी जाती है। और सबसे पहले जनता जिसे राजा चुनती है, सबसे पहली जो मान लीजिए सबसे पहला इलेक्शन मध्यकाल का सबसे पहला इलेक्शन ये रजिया के ही टाइम में होता है। जनता के बीच में जाकर के जनता की आवाज बनती है और उनसे जाकर के कहती है। अभी इसी कॉन्सेप्ट को आप लोग तुरंत कॉपी पेस्ट करेंगे इंदिरा गांधी पे, सेम चीज किया था उन्होंने। जनता के बीच में जाकर के इन्होंने बात को उठाया था, आत्मा की आवाज सुनने को कहा था। इनको निकाल दिया गया कांग्रेस से, फिर भी ये प्रधानमंत्री बनी, ये बहुत बड़ी बात। एकदम कॉन्सेप्ट को रिलेट कीजिएगा। दिल्ली की जनता से रजिया सुल्तान ने भी इसी तरीके से कहा। इनके पिताजी की डेथ हो गई और इनको सत्ता से हटाने के लिए इनके सारे भाइयों ने व्यवस्था कर ली, लेकिन बस ये पुरुष नहीं थी, इस वजह से इनकी इतनी कंट्रोवर्सी थी। अदरवाइज इनके अंदर राजा के सारे गुण। ठीक, खैर इसके बाद बहराम शाह आता है जो कि ऐसा इल्तुतमिश का पुत्र है जो कि बिल्कुल अयोग्य शासक है। और इसको इतना डर था अपने पद के जाने का कि इसने एक संरक्षक का पद बना दिया, नायब मुमलिकात के नाम से। एक नया पद होगा जो संरक्षण करेंगे, राजा का संरक्षण करेंगे। तो बच्चा है ये समझ करके, राजा है उसको जिम्मेदारी समझनी चाहिए, वो अपने आप को बच्चा बना ले रहा है कि मुझे एक संरक्षक की जरूरत है। ऐसे राजवंशों की कोई जरूरत नहीं। इस वजह से नसीरुद्दीन महमूद बाद में आते हैं, ये भी धार्मिक और मधुर स्वभाव वाला व्यक्ति है। तो बलबन जो एक पावरफुल इसके साथ का ही भाई है जो कि पूरी सत्ता को संभाल रहा है। और फिर हम बलबन को देख रहे हैं, उलूग खां के उपनाम से जाना जाता था, ये राज सत्ता को संभाल रहा है। और इसने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया कि सुल्तान धरती पर भगवान का ही रूप है। और यहाँ से गॉडेस जो कॉन्सेप्ट है, गॉड का कॉन्सेप्ट ये आ जाता है। सुल्तान को लोग भगवान, अभी तक रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, जनता को प्रतिनिधित्व दे रहा है, जनता को संभाल रहा है, लेकिन ईश्वर के बराबर अभी तक किसी को नहीं माना गया था। ये काम बलबन कर रहा है रक्त और लौ की नीति के साथ, यानी मानो तो मानो, नहीं तो गला काट दिया जाए। रक्त और लौ की नीति, अब क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई? बलबन ने अपनाई। उल्लूक खां के उपनाम से कौन जाना जाता था? बलबन जाना जाता था। सुल्तान को भगवान के बराबर, ये किस मध्यकालीन नीति है, सबसे मध्यकालीन शासक ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लाया था? ये बलबन ने लाया। ठीक क्वेश्चन। स्वयं को खलीफा घोषित किया था इससे पहले में अभी खलीफा घोषित करने वाला आप देखेंगे आगे जाकर के एक आपको बहराम शाह दिखाई देगा उसके बाद। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कई सारे वो खलीफा घोषित करते हैं खुद को। और फिर इसी में आप देखेंगे कि वो कभी कभी मतलब स्त्रियों के वस्त्र पहन करके चले जाते थे। ये सभी कुछ अभी खलीफा वाले भी आएंगे आगे कॉन्सेप्ट में। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे। ये सब तो अभी हमने नसीरुद्दीन मोहम्मद और बहराम शाह के बारे में पूरा पढ़ा था, अभी हम आगे। ठीक है, अब खिलजी वंश की जब स्थापना हो रही है तो जलालुद्दीन खिलजी आ रहे हैं। और खिलजी अमीरों ने, ये अमीर का कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा समझिएगा। अमीर का मतलब एक कुलीन वर्ग। उस समय में कुलीन वर्ग हुआ करते थे, जैसे आप इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में देखेंगे पूरा वर्ग शासन करता था। इसी तरीके से इस समय में भी एक पूरा वर्ग है, एलीट क्लास है, जो डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। अब डिसीजन लेने में हेल्प करने का मतलब क्या है? कोई भी डिसीजन हुआ तो अमीरों से पूरा डिसीजन डिस्कशन करने के बाद ही इस पर डिसीजन लिया जाएगा। ये हो जाता है पूरा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यही अमीर थे। इन्हीं अमीरों में से जलालुद्दीन खिलजी आता है जो अपने शासन की नींव डालता है। पर अपने शासन की नींव डालते हुए बलबन के अयोग्य उत्तराधिकारियों का, बलबन योग्य था, बलबन की बात नहीं कर रहा हूं, बलबन के जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे। उन उत्तराधिकारियों को हटा करके यहाँ से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना करते हैं।
और इसे ही वंशवादी क्रांति या फिर खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी हिंदुओं के प्रति उदार रवैया अपनाने वाला सबसे पहला शासक। दूसरी चीज, सहिष्णुता की नीति सबसे पहले इसी ने ही अपनाई, कुछ चीजों में सहेंगे। ठीक है, अमीरों को भी प्रसन्न रखने का प्रयास किया। अभी तक सब लोग सत्ता के ही होड़ में मचे रहते थे, हमेशा रक्त और लौ की नीति, ये सब कुछ आप देख रहे हैं, लेकिन यहां पे कोशिश की जा रही है कि सबको बैलेंस वे में लेकर के चला। आगे देखें तो इस्लाम कबूल कराया इन्होंने 2000 मंगोलों को, और इनके दामाद अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या करके फिर सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। फिर अब क्वेश्चन कहां से? सबसे पहला क्वेश्चन, घोड़ा दागने की प्रथा किस सुल्तान के द्वारा लाई गई? अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों का हुलिया लिखने की सबसे पहली शुरुआत किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन का प्रारंभ किसके काल में शुरू होता है? अलाउद्दीन खिलजी। 3 क्वेश्चन हो गया। अब सबसे अधिक इन्होंने टैक्स वसूलना शुरू किया था, जितना वो लिबरल था इनसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी उतना ही ज्यादा क्रूर शासक। आधा कर दिया, 50% भू राजस्व रेवेन्यू, यानी कि अगर आपके 5 एकड़ खेत में 5 कुंटल अगर गेहूं हो रहा है तो उसमें से 2.5 कुंटल आपको राज्य को देना पड़ेगा। उसके बाद आप बीज निकालेंगे, कुछ नुकसान भी होगा, कुछ बचाएंगे, कुछ बेचेंगे। इतना सब करते करते जनता त्रस्त हो गई थी। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे टैक्सेस को भी इसने लेकर के आया। कुछ निर्माण, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। जमैयत खाना मस्जिद किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। सीरी मस्जिद किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। दैवी अधिकार का कॉन्सेप्ट जो था इसने इसको भी आगे किया। अब मुबारक खिलजी, देखिए मुबारक शाह खिलजी जो आगे, इसी को कहा जा रहा है खलीफा की उपाधि धारण किया था। निर्वस्त्र होकर के कभी कभी दरबार में आ जाता था और स्त्रियों के कपड़े पहन करके अक्सर सामने आता था, जिसका हमको पूरा पूरा डिटेल मिल जाता है, ये ध्यान रखिए। इन्हीं का ही वजीर है खुसरो खां। खुसरो खां इसकी हत्या करता है 15 अप्रैल 1320 में, और फिर खुसरो खां की जो हत्या है ये कर दी जाती है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 में। तुगलक वंश की स्थापना यहां से, अगर भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा क्रूएल या सबसे क्रूर शासकों की एक लिस्ट निकाली जाए तो आप तुगलक वंश को लेकर के देख सकते हैं, क्योंकि इनका एक फरमान जारी होता था। अभी भी आप देखते हैं, जब भी एडवोकेट्स, आप लोगों में से कोई प्रैक्टिस करता है? पहले करते थे, प्रैक्टिस करते होंगे, तो जब भी आप लोग देखते हैं विरोध बहुत ज्यादा, विवाद ऐसा हो जाता है कि जज के खिलाफ विवाद कर ही देना है, तो एक कॉन्सेप्ट आगे आता है कि आप ये तुगलकी फरमान नहीं सुना सकते। तुगलकी फरमान का मतलब एक डिक्टेटरशिप वाला एक ऐसा मतलब चार्टर लागू कर दिया गया, एक ऐसा डिक्टेटरशिप लागू कर दिया गया, एक ऐसी तानाशाही भरी हुई एक लेटर जारी कर दिया गया कि इसको मानना ही मानना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मानेंगे तो काट दिया जाएगा। ये तुगलक वंश का कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट की ये चलनी। गयासुद्दीन तुगलक, ये गाजी मलिक या गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जा रहा है, और अमीरों की भूमि को इसने वापस से उन्हें लौटा दी। ये पूरा खिलजी वंश में बाकी से कवर किया गया था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत करी थी ना अमीरों को, सबसे पहले, इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी लिबरल था, अलाउद्दीन खिलजी आया, सब कुछ वापस दे दिया, और फिर जब गयासुद्दीन तुगलक आ रहा है फिर वापस कर दे रहा है, ठीक है तुम लोग जमींदार की तरह से रहो, कोई दिक्कत नहीं। यही चीजें आगे चली जा रही है। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नगर को स्थापना ये कर रहा है, 56 कोट के नाम से रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण करा रहा है, और बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां इसकी हत्या कर दे रहा है। और ये जूना खां ही है जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सत्ता को वापस से स्टार्ट कर रहा है, मतलब तुगलक डायनेस्टी को ये जिंदा रखा। आइए, उन्हीं के अंडर में हत्या भी किया। जूना खां का कोई तुगलक वंश से लेना देना नहीं, लेकिन तुगलक वंश के कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ रहा था, क्योंकि लोगों को एक सेंट्रल पावर चाहिए था जो कि इस नाम से काफी फैल चुका था। तो डर को आगे बढ़ाने के लिए इसने अपना टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक रखा। ये कॉन्सेप्ट था। इसी को रक्त पिपासु, पागल या स्वप्नशील राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी नीतियां तुगलक वंश में भी क्रूर से भी ज्यादा क्रूर थी, सबसे ज्यादा क्रूर। और लेकिन सबसे ज्यादा शिक्षित अगर कोई दिल्ली की सल्तनत पर बैठने वाला शासक था तो ये यही था, जिसे हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, इसके बाद कोई सुल्तान उतना पढ़ा लिखा था। इनकी योजनाओं को क्रम में लगाने के लिए आता है, 1 2 3 4 के क्रम में। सबसे पहले क्या हुआ था, जैसे दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से देवगिरी किया था, इसका नाम दौलताबाद हुआ था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया। सांकेतिक मुद्रा को हम लोग इकोनॉमी से थोड़ा रिलेट करेंगे। आपने पेपर गोल्ड का नाम सुना है? पेपर गोल्ड एक बॉन्ड होता है जो सोने की कीमत का होता है। गोल्ड आपने परचेज किया, और गोल्ड की कीमत मान लेते हैं अभी में कुछ किलो के हिसाब से 50,000 रुपए के हिसाब से मान लेते हैं आपने जो 1 ग्राम सोना खरीदा, और सोना खरीदा जिस समय, तो उसी के हिसाब से आप सोना खरीदने के बजाय आप पेपर गोल्ड खरीद लीजिए, एक बॉन्ड खरीद लीजिए।
अब पेपर कोई चोरी कर लेगा तो भी आपको ले जा करके उसको भजा नहीं सकता। सोने का रेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे घटेगा तो है नहीं, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस पेपर गोल्ड की भी रेट बढ़ती जाएगी, और इसके चोरी होने का डर नहीं है। बस सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है। तो सांकेतिक मुद्रा के तरीके से इसको भी जारी कर दिया जाता है, सांकेतिक मुद्रा। जैसे हमारा नोट क्या है, ये एक सांकेतिक मुद्रा है। सांकेतिक मुद्रा क्यों? क्योंकि 20 रुपए के नोट में 20 रुपए थोड़े लगते हैं बनाने में, लेकिन 1 रुपए के सिक्कों को बनाने में 1 रुपए से ज्यादा पैसा लग जाता था, तो कम किया गया है। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा हो लेकिन कॉस्ट कम। तो यही चांदी के टंके के, उस समय चांदी का टंका चलता था, उसी के बराबर इन्होंने पीतल का एक सिक्का चलाया, पीतल का सिक्का चलाया जिसे हम फरिश्ता के अनुसार जानते हैं, और तांबे का जीतल चलाया। बर्नी बोलता है कि तांबे का भी सिक्का इन्होंने चलाया था। ये सांकेतिक मुद्रा है, यानी कि अगर एक चांदी का सिक्का 10 रुपए के बराबर है, तो भले ही पीतल का सिक्का 2 रुपए की भी उसकी वैल्यू ना हो, लेकिन उसको 10 रुपए के बराबर माना जाएगा। और तांबे का जो सिक्का है उसकी 50 पैसे की वैल्यू ना हो, फिर भी उसको 10 रुपए के बराबर। इसी को हम लोग बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, ठीक। इसके बाद इब्न बतूता इसी के समय में भारत आता है, और फिर उसके बाद से राजदूत बना करके इनको भेज दिया जाता है चीन। ये ध्यान रखते रहेंगे। और फिर थट्टा के निकट गोडाल में इनकी डेथ हो जाती है, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। बर्नी कहता है कि आखिरकार राजा को प्रजा और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये कॉन्सेप्ट आपका पूछता है कि किस इतिहासकार के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर यह कहा गया कि आखिरकार जनता को प्रजा, यानी प्रजा को राजा और राजा को प्रजा से मुक्ति मिली। ये चीजें बर्नी कहता है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक राज्याभिषेक कराता है उसी के समय में, और फिर इसने कई सारे टैक्सेस को सामने लेकर के आया। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट हिसार जो आपका हरियाणा में है, इसकी स्थापना, फिरोजाबाद दिल्ली का, इसकी स्थापना, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर, इन पांचों की स्थापना, और इसके अलावा 300 नए नगरों की स्थापना कौन करा रहा है? तो ये फिरोज शाह तुगलक ही करा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बहुत सारी चीजों को हमने पूरी डिटेल में पढ़ा था, लेकिन उतना डिटेल अभी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज की भी कुछ क्लासेस में हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, और इसके आगे हम देखेंगे तो सैयद वंश की स्टार्टिंग हो जा रही है। स्टार्टिंग इस वजह से हो जा रही है क्योंकि जब हम पिछले वंश को देख रहे हैं, तुगलक वंश, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं छोटे छोटे भाग में बंटना शुरू हो गए। जो ही अयोग्य शासक आएगा फिर से सेंट्रल पावर हट जाएगा, और एक किन्नर शासक जिसे हिजड़ा शासक मलिक सरवर के नाम से जान रहे हैं, मलिक सरवर है, ये सरदार हो गए, मलिक सरवर के नाम से ये जान रहे हैं। मलिक सरवर जो है ये जौनपुर में अपनी एक स्वतंत्र शासन की स्थापना कर रहा है, हम उसको देखेंगे। और फिर सैयद वंश हम आगे देख रहे हैं, खिज्र खां के सुल्तान की उपाधि करते हुए स्टार्ट हो रही है। अब ये रैयत आला की उपाधि धारण कर रहा है, वही सामंत वाली उपाधि, रैयत आला, रैयत पहले रैयत जो बना दिया जाता था वहां से लगान वसूल, रैयत आला की उपाधि धारण करके सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता, इसी को आगे बढ़ाता है। और फिर आगे हम देखेंगे कि खिज्र खां तैमूर लंग का एक्चुअल में सेनापति था। तैमूर जब भारत आया था, सबसे बड़ा आक्रमणकारी तैमूर भारत आता है, अटैक करता है, वापस जाता है, और वही खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त करके चला जाता है। बस इसी वजह से जो तैमूर लंग का जो उत्तराधिकारी, जिसे हम शाहरुख के नाम से जान रहे हैं, शाहरुख को ये नियमित रूप से लगान भेजते जाता है। कौन? तो ये खिज्र। यहीं से मुगल सल्तनत की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि वही आपका तैमूर है, उसी के वंशज आते आते फरगना के शासक बाबर तक आ रहे हैं, और फिर बाबर आकर के यहाँ पे अटैक करता है कि यहाँ तो हमारी सत्ता होनी चाहिए, आप क्या कर रहे हो। हालांकि उसे भी इनवाइट किया गया था लोधीस के द्वारा, मोदी जैसे वैसे लोधीस, हालांकि कर नहीं सकते, अभी तो मानहानि का केस भी हो गया, जिसपे एक राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था, ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, डिफेमेशन का केस हो गया, अभी लड़ रहे हैं बेचारे। खैर जो भी चीज हो, अयोग्य भी घोषित कर दिया गया, उन पद भी गया, सारी उनकी भारत जोड़ो यात्रा भी गड़बड़ हो गई। तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं, जैसे मोदी वैसे लोधी, ये हमने मजाक में कह दिया। लोधी अलग थे, मोदी अलग थे, ठीक क्या है। खैर आगे देखिए, मुबारक शाह की बात की जाए, जिसे हम मुबारक खां के नाम से जाना है, ये शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है। और फिर आगे हम लोग सैयद वंश देखते हैं, जिसे तारीख मुबारक शाही के कॉन्सेप्ट से हमें दिखाई देता है। इसका नॉर्मल देखें तो इसका हिस्टोरिकल एविडेंस हमको मिल जाता है। इसके बाद लोधी वंश, जो सबसे आखिरी वंश है हमारे मतलब प्री मिडाइवल हिस्ट्री वाले पोर्शन से, और ये 1451 से 1526 तक चलता है। बहलोल लोधी संस्थापक है। और अब हम चलते हैं इनके आगे, जब इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया जाता है, किसके द्वारा? इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया जाता है बाबर के द्वारा। बाबर विजयी होता है पानीपत के प्रथम युद्ध, और यही बाबर आ रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ने 1526 में। लेकिन ये ऐसे ही नहीं आ रहा है, इसको बुलाया गया था। इसको बुलाया था दौलत खां लोधी ने, जो पंजाब का शासक था,
और इब्राहिम के चाचा आलम खां, इन लोगों ने इन्हें इनवाइट किया। राणा सांगा का भी कहीं कहीं पे जिक्र मिलता है। इन लोगों ने भारत पे अटैक करने के लिए इन्हें इनवाइट किया। अटैक करने के लिए इनवाइट किया था का क्या मतलब, इन्होंने इनवाइट किया था अपने उन शासकों को पराजित करने के लिए जो शासक इनके कहीं ना कहीं विरोधी स्वभाव के थे, इनकी बातों को नहीं मानते थे। इस वजह से दौलत खान लोधी, आलम खान ने मिल करके बाबर को इन्वाइट किया कि इब्राहिम लोधी को पराजित करो और इस लोधी वंश को समाप्त। लोधी वंश की समाप्ति तो हो गई, लेकिन यहीं से मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर है और उत्तरवर्ती जितने भी शासक हैं ये सुन्नी संप्रदाय को फॉलो करते हैं। मुगल, जिसे हम तुर्क और सुन्नी मुसलमान के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। 1526 से 1530 4 साल बाबर शासन करता है। इसके बाद हुमायूं आते हैं। हुमायूं सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने जितने भी भाई हैं उसमें सत्ता का बंटवारा करते हैं, जिसकी वजह से इनका डिक्लाइन होता है। और हुमायूं 1530 से लेकर के 1540 तक सत्ता संभालते हैं। फिर उसके बाद से बीच में आप देखेंगे सूरवंश आ जाता है और सूरवंश इनको हटा करके अपनी सत्ता को स्थापित करता है। फिर उसके बाद से वापस से 1555 में ये अपनी सत्ता वापस पाते हैं और एक साल में 1556 में इनकी डेथ हो जाती है, इन्हीं के लाइब्रेरी से गिर कर। किसकी? हुमायूं की। और फिर हुमायूं का बेटा अकबर जो है गद्दी पर बैठता है 14 वर्ष के अपने लगभग आयु में। और फिर अकबर के बाद से कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं। फिर अकबर के बाद में हम लोग उसमें देखते चले जाएंगे जितने भी आते जाते, शाहजहां वगैरह सब कुछ, औरंगजेब, और आप तो आगे तक देखेंगे बहादुर शाह जफर तक 1857 के रिवोल्ट, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते। तो ये मुगल सल्तनत तो चलती जाएगी, पूरी पूरी सल्तनत चलती जाएगी, पूरी डिटेल भी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज को डिटेल में डील करना था कि इस टाइम में और सारी चीजें कैसी चल रही थी। जब पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, इसको हमने याद कराया था इस तरीके से कि आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि निम्नलिखित में से कौन कौन से युद्ध बाबर के द्वारा लड़े गए या बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, तो हमने कहा था 26 में पानी पिया, 1526 में पानी पिया, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, बाबर विजयी हुए। 27 में खाना खाया, खानवा का युद्ध, राणा सांगा और बाबर के बीच में, बाबर विजयी। चल, यानी कि 28 में चल दिया, एक एक साल का कॉन्सेप्ट है। मेदिनी राय और बाबर के बीच में, इसमें बाबर विजयी होता है। और फिर घर पहुंचा ये 29 में, यानी कि 1529 में, जिसमें अफगानों और बाबर के बीच में युद्ध होता है। अब कॉन्सेप्ट देखिए, 26 में पानी पिया, पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया, खानवा का युद्ध, 28 में चल दिया, चंदेरी का युद्ध, और 29 में घर पहुंचा, यानी घाघरा का युद्ध। शासक कौन कौन से? लोधी, सांगा, राय, अफगान। लोधी, सांगा, राय, अफगान, एक हायरार्कियल फॉर्मेट, एक आप चार्ट बना सकते हैं। सबसे पहले क्या किया? पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, फिर घर पहुंचा। और इसमें क्या है? लोधी, सांगा, राय, अफगान। लोधी सबसे पहले, यानी कि अब कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहले पानी पिया 1526 में, ठीक है। पानी पिया तो किसके साथ पानी पिया? लोधी के साथ, यानी इब्राहिम लोधी के साथ। जीता कौन? बाबर ही जीते। खाना खाया तो 27 में किसके साथ? सांगा के साथ। सांगा के साथ खाना खाया मतलब राणा सांगा के साथ लड़ाई, बाबर के। चल दिया, यानी चंदेरी का युद्ध, किसके साथ? राय के साथ चल दिया, यानी मेदिनी राय को पराजित किया। और फिर घर पहुंचा अफगानों के, यानी कि घर कब पहुंच रहा है? 29 में। घाघरा का युद्ध कब हो रहा है? जो कि अफगानों के बीच में, बाबर विजय। हायरार्कियल फॉर्मेट में आए, क्वेश्चन पूछे, या फिर किसके बीच में हुआ, परिणाम क्या रहा, सब कुछ बता सकते पूरा, ठीक है। कलंदर की उपाधि धारण करते हैं और खानवा के युद्ध के बाद में गाजी की उपाधि भी ये धारण कर लेते हैं। इतने कॉन्सेप्ट हम लोग बाबर के बारे में देखते हैं। और बाबरनामा की ये रचना करते हैं खुद ही से, जिसे हम लोग आत्मकथा के रूप में जानते हैं। यहां तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे शुरुआत होती है क्षेत्रीय राजवंशों की, लेकिन क्षेत्रीय राजवंश काफी लंबा है, आज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही हम लोग कर पाए। लेकिन क्षेत्रीय राजवंश कुछ मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि क्षेत्रीय राजवंश थे कैसे। आज की शुरुआत कर लेते हैं कि क्षेत्रीय राजवंश की शुरुआत कहां से होती है। तो सबसे पहले उत्तर भारत के, आज का अगर हम मीटिंग देखें तो उत्तर भारत के क्षेत्रीय राजवंश की बात करें, उत्तर भारत के क्षेत्रीय राजवंशों की बात करेंगे। कौन कौन से राजवंश है जो उत्तर भारत में राजा के रूप में या शासन के रूप में आ रहे हैं। सबसे पहले जो आ रहे हैं ये असम है। असम के अहोम, अहोम से ही असम निकला है। अहोम भी वर्ड अगर देखा जाए तो ये ओम से निकला है। अहोमी जनजाति हुआ करती थी, और अगर बात की जाए तो ये मैंगोलायड प्रजाति से रिलेटेड थी। मैंगोलायड, मंगोल, आप समझते होंगे, मंगोल आक्रमणकारी, उसी से हम लोग मंगोलायड प्रजाति की बात करते हैं। मंगोल जिनकी नाक थोड़ी चपटी होती है, और उन्हीं मंगोल आक्रमणकारियों में सबसे ज्यादा महान शासक या सबसे बड़ा आक्रमणकारी जिसे हम लोग चंगेज खान के नाम से जानते हैं। और मंगोलिया प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं रशिया और चाइना के बीच।
तो ये मंगोलायड प्रजाति के जो असम के अहोम हैं, ये हिंदू धर्म स्थापित करते हैं, हिंदू धर्म एक्सेप्ट करते हैं और फिर अहोम राजवंश की स्टार्टिंग करते हैं। ये क्षेत्रीय राजवंश। अब बाबर के आगे अकबर तक जाने से पहले हमें उस टाइम में और क्या क्या हुआ उसको हमें पढ़ना है, इस वजह से क्षेत्रीय राजवंश हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अहोम क्या है बात की जाए, सबसे पहला ये उत्तरी बर्मा से संबंधित थे। उत्तरी बर्मा, बर्मा क्या है, ये म्यांमार का पार्ट है। प्रेजेंट टाइम में म्यांमार के नाम से जाना जा रहा है। ये उत्तरी बर्मा के संबंधित लोग थे जिन्हें हम अहोम के नाम से या असम अहोम ही जानते थे। दूसरी चीज, ये मंगोलैड जनजाति या फिर प्रजाति से संबंधित थे, मंगोलैड प्रजाति के लोग थे। तीसरी चीज, 13वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। शक्तिशाली राज्य की स्थापना, एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना अहोम कर रहे हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन। अब असम उस समय में आप देखिएगा पूरा पूरा वर्मा ले लीजिए, म्यांमार, आप बांग्लादेश वाला पोर्शन ले लीजिए, आप असम वाला पोर्शन ले लीजिए। हालांकि बांग्लादेश अभी मत लीजिए क्योंकि बंगाल का पार्ट हुआ करता था, तो कुछ कुछ पार्ट डिवाइडेड था इन लोगों में। लेकिन असम का मतलब आप टोटल जो 7 सिस्टर्स हैं उनको मान लीजिए, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, ये सातों स्टेट मिला लीजिए और म्यांमार मिला लीजिए, तब जाकर के आपका उस टाइम का असम हुआ करता था, जिसे हम अहोम कह रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो इन्हीं के समय की बात की जाए तो समय के साथ ये हिंदू हो गए, ये हिंदू बन गए। और ये जो असम वर्ड आया है ये अहोम से ही आया है, ये आप ध्यान। ठीक है, अब बात करें तो ये मजदूरी पर आधारित थे, एक तरीके से मजदूरी वाला काम भी करते थे। इससे रिलेट करके हम लोग इनको देखते हैं। और अगर देखें तो बंधुआ मजदूरी, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना, बंधुआ मजदूरी, और बंधुआ मजदूरी का जो कॉन्सेप्ट है ये आता है यहीं से, जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, अहोम से। अब अहोम में बस एक लाइन और लिखेंगे हम लोग, बाध्य मजदूरी प्रथा पर आधारित ये वंश था, आधारित। बाध्य मजदूरी जो लोग थे इनको क्या कहा जाता था, इन्हें पाइक्स कहा जाता था। अब 3-4 चीजें आपकी कवर हो गई। मैम 1 मिनट में मैं कॉल कर रहा हूँ, फिर क्लास ले रहा हूँ। जिन्हें हम पाइक्स कह रहे हैं यही है बाध्य मजदूरी पर आने वाले लोग, जिन्हें बधुआ मजदूर के रूप में हम लोग देख रहे हैं, और इन्हें जबरदस्ती मजदूरी कराया जाता था, और यही अहोम से रिलेटेड थे जिन्हें हम असम से जाने। ठीक है, पाइक्स का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके सीडीएस एनडीए वाले क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते हैं, यूपीएससी कंडक्ट कराता है कि पाइक्स का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, तो बधुआ मजदूरी से संबंधित है, ये देख। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में गोंड जनजाति के बारे में। गोंड क्यों बहुत ज्यादा प्रचलित है, क्यों पॉपुलर है, ये आपको आज मैं बता रहा हूं, जो कि करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, और करंट को हम लोग ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले ये एक विशाल वन भूमि में रहते थे, विशाल वन भूमि में रहते थे, और ये जिस विशाल वन भूमि में रहते थे इसे गोंडवाना कहा जाता था, गोंडवाना कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, विशाल वन भूमि में रहते थे और इस विशाल वन भूमि को गोंडवाना कहा जाता था। उससे मत रिलेट करिएगा, एक गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड था, वो जियोग्राफी का पोर्शन है, जिसमें हम देखते हैं कि जब हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ये पैंजिया था, बीच वाला पोर्शन जिसमें मिट्टी आया, और साइड साइड जो आपके पानी दिखाई दे रहा था इसे हम पैंथालासा कहते हैं। और जब बाद में ये 2 कैप्सूल्स में टूट जाता है, ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, बीच में टेथिस सागर, इसको नहीं रिलेट करना है। ठीक है, ये वाला गोंडवाना लैंड दूसरा है, ये वाला गोंडवाना दूसरा है, बस इतना कहना, इसको हम करेक्ट नहीं। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा रानी दुर्गावती का, रानी दुर्गावती, बस 2 ही लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। रानी दुर्गावती इसी वंश से संबंधित है, संबंधित। अब ध्यान रखें, रानी दुर्गावती की बात कर रहे हैं। अभी रानी दुर्गावती आपका एक रिसेंटली टाइगर रिजर्व बना है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो ये भारत का
53वां, सॉरी, भारत का 54वां और अपने उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व। चौथा टाइगर रिजर्व क्यों? क्योंकि हम देखते हैं अपने कुछ अगर टाइगर रिजर्व की, तो सॉरी, ये रानीपुर टाइगर रिजर्व था, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व तो 55वां बन जाएगा, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश से संबंधित है और इन्हीं के पास में रानीपुर एक टाइगर रिजर्व है, वो चौथा टाइगर रिजर्व था, उसको हमने कनेक्ट कर दिया। क्योंकि पीलीभीत, दुधवा, अमानगढ़, इसके बाद रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये तो खैर हम लोग बाद में पढ़ेंगे करंट का क्वेश्चन। रानी दुर्गावती भी टाइगर रिजर्व है, ये भी एक नया टाइगर रिजर्व। रानीपुर और रानी दुर्गावती एक साथ बना था, इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो रानी दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इन्हीं के नाम पे टाइगर रिजर्व अभी स्थापित किया गया। और ये इसी वंश से, गोंड वंश से संबंधित थी। और गोंड जनजाति की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कोई अगर जनजाति पाई जाती है तो गोंड पाई जाती है, ध्यान दें। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक वंश और जिसे हम उड़ीसा से रिलेट कर सकते हैं। ये क्षेत्रीय कुछ कुछ शासन है, इनको हम लोग रिलेट कर रहे हैं। बस उड़ीसा से अगर हम रिलेट करें तो उड़ीसा से रिलेट करेंगे तो ये पूर्वी गंगा, यानी गंगा के पूर्व में, ठीक है, पूर्वी गंगा राजा, गंगा राजा यानी गंगा के जो पूर्वी राजा थे, इनका नाम था भानुदेव चतुर्थ। भानुदेव चतुर्थ, इन्हीं के मृत्यु के बाद गजपति वंश की स्थापना होती है। गजपति वंश की स्थापना होती है। और ये जो गजपति वंश की स्थापना होती है, ये स्थापना की जाती है, बस ये कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ज्यादा याद नहीं करना, बस समझना है इसको। ठीक है, कपिलेंद्र देव के द्वारा, कपिलेंद्र देव के द्वारा 1435 के आसपास की ये बात है। ठीक है, गजपति का मतलब है जहां पे सैनिक, गज यानी कि हाथियों से संबंधित है, इसके पास हाथियों से संबंधित सेना है, हाथियों से बहुत ज्यादा पॉपुलर मानी जाती थी इस वजह से। ठीक है, और फिर इसी के समय में उड़ीसा में जो पुरी जगन्नाथ मंदिर है उस पर अटैक करता है फिरोज शाह तुगलक 1350 में। 1350 में ये जो आप देख रहे हैं भानुदेव चतुर्थ के समय में एक अटैक होता है, जिसे किस नाम से हम जान रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक। सिर्फ फैक्ट बता रहे हैं क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा पुरी जगन्नाथ मंदिर, आप पूरी सुने होंगे, उड़ीसा में है, पुरी जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण और इसी को क्षतिग्रस्त किया गया था। ये उड़ीसा से रिलेटेड है। फिर हम देखेंगे मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो उदयपुर आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान में, यही मेवाड़ है। और जब हम मेवाड़ का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो ये लोग राजा या महाराजा की उपाधि नहीं लेते हैं, ये राणा की उपाधि लेते हैं। राणा का मतलब क्या है, ये प्रधानमंत्री या फिर संरक्षक के रूप में जाना जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को संरक्षक ही कहलवाते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे कुछ राजपूत शाही की, जिसको हम लोग बस कॉन्सेप्ट 4-5 लाइन में लिखवा देंगे, काम खत्म। इसके बाद से हम देखेंगे कश्मीर के कौन कौन से राजवंश हैं, ये जितने जो ही कंप्लीट होंगे, कश्मीर के राजवंश, फिर उसके छोटे गुजरात के राजवंश, बस 2-2 लाइन 3-3 लाइन में कवर करेंगे। ये जो ही कवर होगा फिर हम लोग विजयनगर एम्पायर पे आएंगे। और विजयनगर साम्राज्य में कल हम पढ़ेंगे संगम वंश। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, इस वजह से संगम वंश की स्थापना इन्होंने करी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने ही सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। और इनके बाद से, जो संगम वंश के बाद से सालू वंश, फिर तुलु वंश, फिर लास्ट में अरविडू वंश आता है। अरविडू वंश सबसे अंतिम हिंदुशाही राज्य दिखाई देता है विजयनगर एम्पायर में। उसके बाद से इसका पूरा डिक्लाइन होता है। और फिर जब हम लोग दक्षिण उत्तर सब कुछ कर लेंगे, फिर आएंगे हम मुगल से लेकर के अकबर से शुरुआत करके फिर हम शुरू करेंगे। फिर मुगल सल्तनत चलेगा आपके 1857 तक। ये पूरा कॉन्सेप्ट है मध्यकालीन भारत का, जहां के बाद मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? हाँ, जनजाति थी, जनजाति धीरे धीरे समय के साथ ये हिंदू हो। नहीं, उससे पहले मुगल नहीं थे, जनजाति थे। जनजातियां बता रहे हैं, जनजातियां अपने आप में किसी धर्म को नहीं एक्सेप्ट करती। आप देखेंगे कई सारी जनजातियां, आप पूछेंगे हिंदू या मुस्लिम, वो कहेंगे मुझे क्या पता। नागा जनजाति से अगर आप पूछे कि हिंदू होगी मुस्लिम, वो नहीं बता पाएंगे। तो बाद में कॉन्सेप्ट ऐड कर लिया गया कि हिंदू मतलब ओवरऑल, जनरल मतलब ओवरऑल। तो इस वजह से एससी एसटी को जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमें हिंदू में ही देखने को मिलता है। यहाँ एक प्लेस दे दिया गया। अदरवाइज उनको कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कैसे कहा जा सकता है? वो किसको मतलब पूजा करते हैं, इसको तो समझा भी नहीं जा सकता। कभी वो अमूर्त देव की पूजा करते हैं, कभी वो मूर्त देव की पूजा करते हैं। आप देखेंगे अभी जो एक मूवी आई थी कर्नाटका से ही रिलेटेड, इसमें जो आपका तुलु और कोडवा लैंग्वेज यूज की गई थी। हालांकि तुलु लैंग्वेज में सबसे ज्यादा बोलते हैं उसमें से।
इसका नाम क्या था? बहुत ज्यादा वो एक कौन था, ऋषभ शेट्टी की जो मूवी आई थी अभी, कांतारा। कांतारा में आप लोग देखेंगे कि उसमें जितनी जनजातियां हैं, जनजातियों को बहुत नजदीक से दिखाया है। राजा है या कुछ भी है, उसमें बहुत ज्यादा दिखावा नहीं है। और लेकिन इन लोगों का कॉन्सेप्ट कैसा है, कोई अमूर्त देव की पूजा कर रहा है, कोई मूर्त देव की पूजा, क्योंकि जहां पूजा हो रहा है वहां बस एक मुकुट रखा हुआ है, सिंबल। सिंबल है, आप किस देवता से उनको कनेक्ट करेंगे? हालांकि बाद में उन्हें हिंदू से कनेक्ट किया गया और ये बताया गया कि ये मतलब अवतार हैं कृष्ण जी के। खैर वो सब तो बात की बात है, लेकिन जनजातियां जब भी अब ऐसी ही जनजाति जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपने देखा यहाँ पे अंकारा मूवी में, बिल्कुल इसी तरीके का कॉन्सेप्ट अफ्रीका की कई सारी जनजातियां एक्सेप्ट करती, बिल्कुल इसी तरीके से। अब अफ्रीका की जनजातियां और जो हमारी कर्नाटका की जनजातियां हैं या फिर इधर की जनजातियां हैं, इनमें कनेक्टिविटी मिल रही है, तो अफ्रीका का हिंदू धर्म से क्या लेना देना? तो इसी वजह से हम लोग कनेक्ट करते हैं। लेकिन एक देश को जोड़ने के लिए धीरे धीरे हिंदुशाही को इस तरीके से बढ़ाया गया कि लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो समय के साथ ये लोग चेंज हो गए। मुगल की तो शुरुआत भी नहीं होगी जिस समय से अहोम आए हुए थे। ठीक है, ठीक है।